सभी को सादर वंदे मातरम। आज मैं पुनः आपके समक्ष छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानकारी दूंगा। छोटी आंत से संबंधित रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और छोटी आंत क्या है इसे आप समझिए। छोटी आंत एक महत्वपूर्ण प्रत्यंग है जिसकी लंबाई 22 फीट है और ये हमारे आमाशय से स्टोमक से जुड़ती है तथा नीचे की ओर जो है ये हमारी बड़ी आंत से जुड़ी होती है। यह 3 भागों में विभक्त की गई है। पहला भाग है ड्यूडिनम, दूसरा भाग है ड्यूडिनम और तीसरा भाग है इलियम। प्रथम भाग जो ड्यूडिनम है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही षष्ठी पित्तधरा कला, जिसको आयुर्वेद में कहा कि यहाँ पर जो है अग्नि का स्थान है। यहाँ पर जो है पित्तरस भी मिलता है, पित्ताशय से गॉल ब्लैडर से पित्ताशय का पित्तरस आता है और साथ में पेन क्रिया से अग्नाशय रस आता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो पाचन की क्रिया होती है और आमाशय तक जो भोजन आता है वो बोलस के रूप में रहता है और आमाशय जो छोटी आंत में आता है तो भोजन कायम के रूप में परिणत जाता है। कायम का मतलब होता है जो सेमी लिक्विड रूप में वह भोजन बन जाता है और उसके आगे का पाचन जो है हमारे ड्यूडिनम में होता है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रहणी या पक्वाशय। ग्रहणी में अगर डाइजेशन ठीक होता है तो आगे की पाचन क्रिया भी ठीक होती है और अगर ग्रहणी में विकार हो जाता है तो उसको ग्रहणी रोग कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है ड्यूजिनम। ड्यूजिनम यानी जो ग्रहणी का जो यू प्रकार का जो पार्ट है उससे निचले भाग से जुड़ा निचले से लगा हुआ पार्ट है उसको ड्यूजिनम कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है क्योंकि इसमें रसायन पाई जाती है। यह भोजन का पाचन के साथ अवशोषण में भी सहयोग करती है। और तीसरा पार्ट है इलियम। इलियम जो पार्ट है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भोजन का जो है अवशोषण हो जाता है और वह हमारे पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर तक चला जाता है भोजन। तो उस भोजन में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैटी एसिड के रूप में जो वसा रहती है वो सब जो है हमारे शरीर को प्रयोग करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार से जो हमने जो ये छोटी आंत है इसकी कुल लंबाई आपको बताई 22 फीट और इसमें जो आपका जो पाचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके कार्य को देखें तो पाचन का कार्य करती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो रोग होते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो रोगों के पहले इसमें क्या एंजाइम्स निकलते हैं वो भी आपकी जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या पाचन किस किस का पाचन किस एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो छोटी आंत के जो एंजाइम्स है उनमें सुक्रेज है और सुक्रोज का पाचन करके उसको ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा है लेक्टेज। लेक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और लाइपेज चौथे नंबर का है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा जो होती है, फैट जो होती है उसको ग्लिसरीन या फैटी एसिड के रूप में बदल देता है। और पांचवा है इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन या पेप्टोन का पाचन करता है और ये अमाइनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है उसको, प्रोटीन को। तो इस प्रकार से हमारा पाचन जो है ये यहाँ पर छोटी आंत में पूरी तरह हो जाता है। परंतु कहते हैं कि जब अग्नि मांद्य हो जाता है तो उस अग्नि मांद्य के कारण से अनेक रोग पैदा होते हैं। उनमें महत्वपूर्ण रूप से ग्रहणी रोग होता है। मित्रों, पेट के रोगों में एक महत्वपूर्ण रोग जो ग्रहणी रोग है जिसे हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने अष्ट महारोगों में ग्रहणी रोग को भी सम्मिलित किया है। वैसे तो प्राय समस्त उदर रोग मंदाग्नि से होते हैं, परंतु विशेष करके जो ग्रहणी रोग है इसमें मंदाग्नि मुख्य कारण होता है। और ग्रहणी पित्तधरा कला का स्थान भी कहा है। तो यह अपक्व आहार को आमाशय से ग्रहण करके पक्व रूप में ये आगे की ओर बढ़ा देती है और उसके बाद में भोजन का अवशोषण होता है। परंतु यदि मंदाग्नि हुई, डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में जो पाचन नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप जो है उस अपक्व आहार को ये ग्रहणी शरीर से बाहर निकाल देती है। तो जब आदमी भोजन करता है उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही उसको दस्त लग जाते हैं, खाना खाता है और दस्त जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहणी रोग की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो ग्रहणी रोग होता है
उसके क्या क्या लक्षण रोगी को देखने को मिलते हैं। तो उसमें है लूजनेस ऑफ बॉडी, पूरे शरीर में थकावट सी रहना, और है डिलेड डाइजेशन, भोजन देर से पचना, एसिड इरिटेशन यानी डकारें आना, बार बार डकारें आती है, और है सिलाइवेशन, मुंह से लार का टपकना, लार टपकती रहती है, और मुख वैरिस्य यानी टेस्ट, जो मुंह का टेस्ट है वो टेस्ट पता नहीं लगता, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अरुचि एनोरेक्सिया, इसमें भोजन में अरुचि पैदा होती है, और तृष्णा, व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, और बिना एक्सरसाइज के भी थकान होना, टायर्डनेस विदाउट एक्सरसाइज, भ्रम होता है, वर्टिगो होता है रोगी को, और वॉमिटिंग होने लग जाती है, वमन होती है उसको। आंत्र पूजन, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो है आंतों में गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है, तो गार्गलिंग साउंड ऑफ एब्डोमेन, और आफरा आना, ये लक्षण प्राय जो है रोगी को देखने को मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको ग्रहणी रोग है। अब ग्रहणी रोग की जब बात कर रहे हैं तो इससे मिलते जुलते 3 रोग हमारे पेट में होते हैं, और उनका सापेक्ष निदान करना भी बहुत जरूरी है कि आप कैसे समझेंगे कि ग्रहणी के लक्षण है या फिर प्रवाहिका के हैं या अतिसार के हैं। तो ग्रहणी, अतिसार और प्रवाहिका तीनों ही रोग जो है अग्निमांद्य से होते हैं, पाचन क्रिया सही होने से होते हैं। तो आप तीनों को समझिए कि ग्रहणी जो दोष है, ग्रहणी जो रोग है वो चीरकारी होता है, मतलब लंबे समय तक बना रहता है, और अतिसार रोग है वो आशुकारी होता है, यानी जो डायरिया होता है वो तीव्र गति से होता है, तुरंत होता है फिर मिट भी जाता है। और जो प्रवाहिका रोग होती है वो भी आशुकारी व्याधि है, और कभी कभी प्रवाहिका जीर्ण रूप में लेकर के बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ग्रहणी दोष में, ग्रहणी में प्रवाहन होता है, व्यक्ति को जो ऐंठन टाइप होती है और बार बार लेटरिन जाने की उसकी हैबिट बन जाती है। अतिसार जो रोग होता है उसमें प्रवाहन नहीं होता, उसमें तेज गति से दस्त लगती है लोगों को, और प्रवाहिका जो होती है उसमें प्रवाहन अवश्य होता है, बार बार उसको लेटरिन जाने के लिए मरोड़ लगती है, और फिर वो पेचिस के रूप में लेटरिन जाता रहता है। मल कभी कभी, और जो है आपका ग्रहणी दोष है उसमें मल कभी कभी कफ आता है, कफ के साथ मल की प्रवृत्ति होती है, और अतिसार रोग में जो है मल कभी कफ आता है, बाकी वैसे ही पतला मल आता है। प्रवाहिका जो रोग होता है उसमें मल सदा के साथ जो श्लेष्म आती है, कुछ झिल्ली सी आती है उसके अंदर, तो प्रवाहिका रोग होता है। तो इस प्रकार से जो आपका ग्रहणी रोग है इसमें दुर्बलता आ जाती है, रोगी बहुत कमजोर हो जाता है, बार बार उसको जो दस्त जाना पड़ता है, खाना सही नहीं पचता, पोषण नहीं मिलता, इसका दुर्बलता आती है। अतिसार रोगों में भी दुर्बलता आती है पर कम आती है, और प्रवाहिका रोग में यानी डायसेंट्री में कसता यानी कमजोरी इतनी नहीं आती है, कम आती है। और ग्रहणी रोग में जो है जीवा पाक होता है, जीवा में छाले हो जाते हैं, और अतिसार में जीवा में पाक नहीं होता, और प्रवाहिका में भी जीवा पे कोई पाक की क्रिया नहीं होती, कोई अल्सर नहीं होता। आमस से, और अगर देखा जाए तो स्थान की दृष्टि से देखें हम तो ये ग्रहणी रोग है, आमाशय और ग्रहणी समुत्यादि है, और आपका जो अतिसार है पकवा से समुत्यादि है, और प्रवाहिका भी पकवा से समुत्यादि है। मल के और ग्रहणी रोग में मल के साथ प्राय रक्त नहीं आता, और अतिसार में रक्त आ सकता है, और मल के साथ रक्त आ जाता है डिसेंट्री में भी, अगर वह अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण से डिसेंट्री हो रही है तो वहां पर ये स्थिति बन जाती है। चिकित्सा सिद्धांत की बात करें हम तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा कैसे करें जो ग्रहणी के रोगी हैं, उनको सर्वप्रथम तो क्या करता है, निदान परिवर्जन करना चाहिए, यानी जिन कारणों से आपको ग्रहणी रोग हुआ है, यानी आप बिना समय ही भोजन करते हैं, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, कोई एक टाइम पे जो भोजन नहीं करता, उसको ग्रहणी रोग की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जो बाजार के जो खाने हैं, फास्ट फूड वगैरह है, मिलावटी खाना है, मिठाइयाँ हैं, इनका जो बार बार सेवन करता है उनको भी ग्रहणी दूषित हो जाती है। ग्रहणी आश्रित दोषों को चिकित्सा अजीर्ण रोग, जिसको अजीर्ण बार बार होता है, उसको भी ग्रहणी रोग की संभावना हो जाती है, और ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, दीपन पाचन औषधि से चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। आपको जो अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ये 3 रोग जो देखेंगे, इसके बाद में अगर ठीक नहीं होते हैं तो पाइल्स हो जाता है, तो उनकी आपको जानकारी हम बताएंगे।